लोग कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं तो वादा डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर, राज्य एवं राष्ट्र का आय। ठीक है ना, बहुत ही आराम से समझेंगे, मज़ा आने वाला है। किस तरह जो इनकम में एक जो अर्थव्यवस्था होता है, अर्थशास्त्र जब हम पढ़ते हैं उसमें आय का महत्व कितना होता है, आय किसे कहते हैं, ठीक है ना, इससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों का पोस्टमार्टम करेंगे और एक एक क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आप लास्ट तक बने रहिए। इसको मात्र हम जो है 12 से 13 मिनट का वीडियो होगा आपके लिए, ठीक है ना, लेकिन उसमें आप बहुत अच्छा सीखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे जिससे आपको मज़ा आने वाला है। ये जो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 2 वीडियो में बनाएंगे, 10-10 मिनट का वीडियो बनाएंगे लेकिन बवाल बनाएंगे, ठीक है ना। आपको भी किसी भी तरह का समस्या नहीं हो और एक एक करके पढ़ भी लीजिए। तो चलिए इस दूसरे चैप्टर इकोनॉमिक्स के पहला वीडियो में मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहला बात, बहुत ही आराम से हम चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे भी, और एक एक करके चीज़ों को समझते चलना है। देखिए पहला बात, ओ बाप रे बाप गर्मी है। देखिए पहला पॉइंट आ रहा है कि ये यहाँ पर देखिए राज्य एवं राष्ट्र, दो गो बात यहाँ बताया। मैं यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ना ऐसे। हाँ, यहाँ पे देखिए एक आया राज्य, एक आया राष्ट्र और तीसरा आया आय। तो सबसे पहले राज्य का मतलब हम लोग जिस राज्य में रहते हैं, राष्ट्र का मतलब भारत, ठीक है ना। और ये दोनों का आय की बात किया जा रहा है। तो सबसे सिंपल बात होता है कि राज्य एवं राष्ट्र आय का मतलब होता है किसी देश में वहाँ के लोगों के द्वारा या फिर वहाँ के लोग जो बाहर भी रह रहे होते हैं, यानी देश के अंदर तथा बाहर वहाँ के देशवासियों के द्वारा अर्जित आय को हम लोग राष्ट्र का आय कहते हैं। जरूरी नहीं होता है राष्ट्रीय आय कहेंगे तो केवल उसी के घर में, यानी अपने ही देश में अर्जित जो आय होता है, उसी के देश में जो उत्पादित किया जाता है उसी को हम राष्ट्रीय आय रखेंगे। नहीं, राष्ट्रीय आय का सिंपल मतलब होता है हमारे देश वाले कहीं पर भी जाकर कमाए, कहीं पर भी जाकर सामान बनाए, बेचे और इनकम लाए अपने देश में, तो उसे हम राष्ट्रीय आय मानेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आराम से समझिएगा चीज़ों को, एक एक करके बवाल मचाएंगे, ठीक है ना, और एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना उस चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले पॉइंट आता है कि आय होता क्या है। देखिए जब हम कोई काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, परिश्रम करते हैं और उसके बदले में हमें जो पैसा दिया जाता है उसको हम पारिश्रमिक कहते हैं, ठीक है ना, और वही हमारा आय कहलाता है। बड़ा सिंपल बात है, हम आपको पढ़ाएंगे, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके बदले में हमें कुछ पैसा मिलेगा, ये मेरा पारिश्रमिक हो जाएगा। जो हम परिश्रम कर रहे हैं उसके बदले में जो हमें धन मिला वो हमारे लिए पारिश्रमिक होगा। और वो अगर हम कहेंगे मेरे भाई अर्थशास्त्र की भाषा में तो वो आय कहलाएगा हमारा। अब आय हम देखेंगे तो अलग अलग तरह का हो सकता है। एक तो व्यक्तिगत है, हमारा, आपका, आपके पापा का, आपके रिश्तेदार का, ठीक है ना, अलग अलग लोगों का अलग अलग आय हो सकता है। दूसरा होता है औसत आय। औसत आय का सिंपल मतलब होता है जैसे पर कैपिटा इनकम, जिसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, यानी राष्ट्रीय आय में वहाँ के देश के कुल मतलब उस देश की जनसंख्या में भाग देने से जो हमें प्राप्त होगा भागफल, उसे हम राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसी को औसत आय भी कहा जाता है। तो आज के बाद कोई आय पूछेगा तो समझिएगा क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति मानसिक अथवा शारीरिक श्रम करता है, ठीक है ना, और उसके बदले में जो उसे पारिश्रमिक दिया जाता है, ठीक है ना, उसे उस व्यक्ति का आय कहा जाता है। और जब किसी देश के टोटल राष्ट्रीय आय में वहाँ के जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है और उसके बाद जो प्राप्त होता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है ना, और उसे हम अलग भाषा में कहेंगे तो औसत आय भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल बवाल तरीका से एकदम समझ गया। अब हम इसके बेस पे अलग अलग क्वेश्चंस को समझेंगे और देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या करें कि जिस देश की आय राष्ट्रीय आय, ये गलत लिखा गया थोड़ा सा, राष्ट्रीय आय होगा। जिस देश की राष्ट्रीय आय, ये टाइपिंग हिंदी में बड़ी दिक्कत होता है। तो राष्ट्रीय आय, जिस देश का राष्ट्रीय आय, ठीक है ना, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा। पता नहीं तुमको ये कलर दिखेगा कि भी नहीं, रुक जाओ 1 मिनट मेरे भाई। तू है तो और क्या चाहिए, किसी की न दुआ न मदद चाहिए, तू है तो और क्या चाहिए। राष्ट्रीय आय, ठीक है ना। कहेगा जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो क्या कहलाएगा, विकसित देश कहलाएगा। मान लीजिए आपके पापा जी का इनकम ज़्यादा है तो आपका घर विकसित होगा, आपका परिवार विकसित होगा, ठीक है ना, आप लोग का रहन सहन सब स्टैंडर्ड होगा। सिंपल बात है, बहुत आराम से समझना है।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ये पता नहीं ये कौन किया, इतना गलत गलत किया हुआ है, ठीक है ना। क्लास लगाते हैं आज हम। करा निम्नलिखित में से कौन सा विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो ब्रिटेन क्या है विकसित अर्थव्यवस्था, जापान विकसित, अमेरिका विकसित, फ्रांस विकसित। अगर वही कहेगा विकासशील, भारत हो जाएगा विकासशील, ठीक है ना। वही कहेगा पिछड़ा हुआ देश, ठीक है ना। तो पिछड़ा देश की बात करेंगे तो नेपाल हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, ये सब पिछड़ा राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन करेगा भूमि का पारिश्रमिक, यहाँ पारिश्रमिक होगा, पारिश्रमिक, भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है, लगान। याद रखिएगा, जब भूमि का पारिश्रमिक, भूमि पर हम कोई काम करते हैं, कुछ करते हैं, उसके बदले में जो आय मिलता है उसको हम लोग लगान कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या। देखिए अगर भारत का कहेगा, भारत में गरीबी रेखा से नीचे कहेगा तो याद रखिएगा 29.8, यहाँ ऑप्शन छूट गया है लेकिन हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। भारत में गरीबी रेखा से पूछेगा तो 29.8 हो जाएगा, ठीक है ना। और वही बिहार में पूछेगा तो बिहार में इसका डाटा अलग हो जाता है, बिहार में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। वो आपको चलिए हम एक एक करके चीज़ों को बताते हैं। बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत होता है। अब देखिए बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है। अब देखिए बिहार में कुल घरेलू उत्पाद, यहाँ सिंपल बात ये कह रहा है कि बिहार में घरेलू उत्पाद में, ठीक है ना, बिहार में घरेलू उत्पाद यानी भारत का जो घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, उसमें बिहार का योगदान कितना है। तो याद रखिए 11%। कितना योगदान है, 11%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से एक बीमारू राज्य नहीं है। इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। आपको बताया था कि 2002 ईस्वी में राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट निकाला गया था, ठीक है ना, 2002 में। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्हीं के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था और इसको तैयार किया था योजना आयोग के द्वारा। और उस समय ये देखा गया कि भारत में कौन सा राज्य सबसे आगे है, कौन सा पीछे है। तो सबसे आगे केरल निकल गया, गोवा, मतलब केरल था, उसके बाद आप देखेंगे तो तमिलनाडु था, उसके बाद देखेंगे तो महाराष्ट्र था, गुजरात था, ये सब आगे था। लेकिन सबसे नीचे कौन राज्य था। तो सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो बिहार था, यूपी था, उड़ीसा था, मध्य प्रदेश था। बात समझे कि नहीं। तो राज्य कह रहा है कौन नहीं है, तो कौन नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा। बीमारू राज्य में कर्नाटक नहीं होगा। बीमारू राज्य उसको कहा गया जो राष्ट्रीय मानव जो विकास रिपोर्ट था ना, उस विकास रिपोर्ट में जो सबसे नीचे राष्ट्र जो राज्य थे उन्हीं को कहा गया था बीमारू राज्य, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंची विकास दर से क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ऊंची विकास दर से गरीबी तो दूर होती है, तेज़ी से समृद्धि होती है, यानी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए और बी, डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, बिहार के प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या है, न्यूनतम है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या है, बिहार के प्रति व्यक्ति आय देश में न्यूनतम है, तभी तो पिछड़ा राज्य या फिर बीमारू राज्य है। बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन, अरे बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो बिहार के किस जिले का अधिक पूछ रहा है, अधिक सबसे अधिक पटना का प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। और सबसे कम पूछेगा तो कम किसका हो जाएगा, कम हो जाएगा शिवहर का। सबसे कम किसका हो जाएगा, शिवहर का। दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करें, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, तो शिवहर, अभी जस्ट बात की हम लोग। अगला क्वेश्चन करें, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में कितनी प्रतिशत का योगदान होता है। वही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में, यानी जो राष्ट्रीय आय है उसमें कितना प्रतिशत का योगदान, अभी पीछे ही बात किए थे 11.03%। अगला क्वेश्चन करेंगे, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय पूछेगा तो गोवा का सबसे प्रति व्यक्ति आय अधिक है, केरल, पंजाब, ये सब उसके बाद आता है गोवा के बाद। और सबसे कम कहेगा तो बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, इस सब का प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से समझते चलिए। करेगा 2008-9 के अनुसार भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय जो था, प्रति व्यक्ति आय जो था कितनी बताई गई थी। तो याद रखिएगा 25,494 रुपये 2008-9 के हिसाब से कितना प्रति व्यक्ति आया था, 25,494। अगला क्वेश्चन, यानी एक साल का हुआ। औसत आय जब भी होता है ना, प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो एक साल का होता है। तो सोचिए एक साल में एक व्यक्ति का जो आय था वो मात्र 26,000 रुपया था। यानी अगर बात करें तो मतलब कि 2000 महीना, 2000 मतलब 200 समझ जाइए, 12 दूना 24, 2200 के करीब करीब समझ जाइए। इतना कम प्रति व्यक्ति आय समझ करा। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन होगा, तो बिहार। अभी तो जस्ट हम लोग बात की दोनों करा। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका था।
देखिए बिहार के आय में सबसे अधिक जो योगदान है अगर हम बात करेंगे तो सेवा क्षेत्र का। किसी भी देश में या फिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में या राज्य में सबसे अधिक योगदान अगर आय की बात किया जाए तो वो है सेवा क्षेत्र का। सबसे ज़्यादा पैसा लोग कहाँ कमाता है? सेवा क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, ठीक है ना। और सबसे कम पैसा कृषि क्षेत्र में कमाता है। लोगों में मेहनत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, लेकिन पैसा कम आता है। अगला क्वेश्चन करें कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या की प्रतिशत। अब बिहार राज्य की बात करेगा तो 41.4%, ठीक है ना। पीछे ही बताए थे कि अगर भारत में पूछेगा गरीबी रेखा से नीचे तो 29.8, अगर बिहार में कहेगा गरीबी रेखा से नीचे तो 41.4। कह रहा है बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर? 86%, याद रखिएगा। बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो 86%, ध्यान रखिएगा। इतना संख्या क्या है? कृषि पर निर्भर है। जबकि अगर भारत की बात किया जाए तो भारत की लगभग 60% प्लस, मानिए ना 60% की जनसंख्या क्या है? कृषि पर निर्भर है। बिहार में ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अब गरीबी को जन्म देती है, कौन बताया था? बताइए। तो इसमें से हम लोग क्या देखे थे? इसमें से हम लोग देखे थे रैग्नर नर्कस। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। मेरे दोस्त का एक फ़ोन आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। कोई बात नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गरीबी को जन्म देता है, कौन बताया था? रैग्नर नर्कस, ठीक है ना। रैग्नर नर्कस ने बताया हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहेगा गरीबी का कुचक्र किसने दिया था? तो रैग्नर नर्कस के द्वारा ही दिया गया था, गरीबी के कुचक्र। कह रहा है सन 2012-13 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो बिहार का प्रति व्यक्ति अगर आय पूछा जाए 12-13 में तो 26,000, याद रखिएगा, 26,455 रुपये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? वही गरीबी के कुचक्र रैग्नर नर्कस के द्वारा, अभी जस्ट बात की है हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो गरीबी के कुचक्र का शिकार कौन है? बिहार। बिहार का आय सबसे कम है, इसलिए गरीबी के कुचक्र का शिकार कौन होगा? बिहार होगा। जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं सबको रट जाइए। कह रहा भारत में वित्तीय वर्ष क्या है? तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को लास्ट हो जाता है। यानी सरकार का जो अगर बात कीजिए पूरा जो है ना, जितना भी वित्तीय जो व्यवस्था होता है, पैसा रुपया पैसा से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जितना भी काम होता है, उसका जो वर्ष मापा जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। बस हम देख नहीं, हम लोग का जो वर्ष होता है जनवरी से मानते हैं ना, लेकिन इसका अलग होता है सरकार का। राष्ट्रीय आय का सृजन कहाँ होता है? राष्ट्रीय आय का सृजन जो होता है, यानी राष्ट्रीय आय कब बढ़ेगा, कहाँ घटता है, मानी इसका मुख्य जो प्रभाव पड़ता है वो किससे होता है? तो उत्पादन क्रियाओं के द्वारा होता है। उत्पादन क्रिया होगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, कम होगा तो कम होगा। उत्पादन क्रिया बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, राष्ट्रीय आय में बढ़ेगा, बढ़ोतरी होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित होगा? उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार से, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, इनमें सभी से। कह रहा राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है? तो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि से। राष्ट्रीय आय जो होगा मेरे भाई, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, प्रति व्यक्ति उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार से। राष्ट्रीय आय निम्न से किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय में जो होगा ना वो प्रति व्यक्ति आय, याद रखिएगा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए क्लोज अगर कोई ऑप्शन है तो वो प्रति व्यक्ति आय हो रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेक्ट है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में डैश होती है। तो जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय भी वृद्धि होगा ना, बढ़ेगा, सिंपल है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने भागों में बांटा गया? देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक तौर तरीके से अगर बात किया जाए तो 2 तरह का है, लेकिन सामान्य रूप से बात किया जाए तो 5 तरह का है, ठीक है ना। तो आप कहिएगा सर ये तो दोनों दे दिया, ठीक है ना, लेकिन आप आंसर क्या मारेंगे? 2 मारेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना मुख्य रूप से वैज्ञानिक तौर तरीके की बात किया जाए, वैज्ञानिक रूप से 2 तरीका है जिससे राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है, सामान्य रूप से 5 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है, राष्ट्रीय आय में क्या क्या सम्मिलित है? घरेलू उद्योगों की आय, विदेशों से प्राप्त आय। अभी देखिए राष्ट्रीय आय में बताए थे कि केवल घर में जो लोग कमा रहे हैं, अपने देश में कमा रहे हैं, उससे मतलब नहीं होता है, बाहर के भी लोगों से मतलब होता है। यानी घर प्लस बाहर, बात समझ नहीं, यानी अपना देश प्लस विदेश, यानी देश प्लस विदेश, सब जगह के आय को मिलाएंगे तब राष्ट्रीय आय बनेगा। बात समझ नहीं, तो इसलिए सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? सरकार की आय, परिवार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादक के साधनों की आय। तो सरकार की। राष्ट्रीय आय का मतलब सिंपल बात है, यानी देश की, उस राष्ट्र की आय, यानी सरकार की आय। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ हुई थी? देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 1951-52 में शुरू हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ हुआ था? 1951-52 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हालांकि अगर बात करें तो 49 में ही राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, ठीक है ना, एक समिति गठन किया गया था, पीवी महालनोबिस के अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। देखिए, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान कौन लगाया था? अनुमान के लगाए थे? दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में किताब एक लिखे थे, ठीक है ना, ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। और इसी में पहली बार भारत का राष्ट्रीय आय की गणना किए थे और 20 रुपया बताए थे कि भारत के एक व्यक्ति एक साल में 20 रुपये मात्र कमाता है। सोचिए कितना ज़्यादा गरीबी था उस समय, 1868 के समय में, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं ना, 30 तक रहने देते हैं। इतना तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। अब इतना तक जो है ना आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है ना एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें भी फिर मिल के बवाल मचा दिया जाएगा, ठीक है ना। दोनों ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा और याद करते रहिए, ठीक है ना, मस्त बवाल मचाते रहिए, ठीक है ना, और जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद। तब तक।